नमस्ते मित्रों। आज हम हिंदी में जो वर्ण विचार हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। भाषा रूपी शरीर का सबसे छोटा अंग है ये। मैंने आपको बताया था कि लिखित भाषा का मूल आधार वर्ण है। जो ध्वनियों का जो लिखित रूप है, मुख से जो हम बोलते हैं उसको जब लिख देते हैं तो वर्ण हो जाता है। इससे पहले वाली जो कक्षा थी वो बहुत आवश्यक थी, महत्वपूर्ण कक्षा थी, और उसमें मैंने आपको बताया था कि भाषा के आधारभूत अंग कौन कौन से हैं। मानी ये भाषा रूपी जो शरीर है वो कैसे बनता है। तो सबसे पहले मैंने आपको भाषा के दो रूप बताए थे, जिसको मैंने कहा कि भाई ये पहले भाषा के दो आधार हो सकते हैं, एक तो मानसिक आधार और एक भौतिक आधार। और उसके बाद में भाषा के तीन रूप मैंने आपको बताए थे। जो आदिम रूप जो था वो सांकेतिक, फिर उसके बाद में मौखिक आया और उसके बाद में लिखित आया। तो मौखिक भाषा जो थी उसकी आधारभूत इकाई जो थी वो वर्ण थी, ध्वनि थी, और लिखित भाषा की जो आधारभूत इकाई थी वो वर्ण थी। तो चलिए हम यहीं से शुरू करते हैं। यदि मैं एक बात आपको बताऊं तो पूरा व्याकरण शास्त्र जो है वो तीन अंगों पर विशेष रूप से विचार करता है। वैसे इनके भाषा विज्ञान में अलग नाम है, लेकिन उस पर आज चर्चा नहीं करेंगे अपन। पूरा व्याकरण शास्त्र तीन अंगों पर प्रधानतः बात करता है मित्रों। एक तो हम वर्ण जो भाग है, मानी वर्ण विभाग जो है उसकी बात होती है, फिर शब्द विभाग की बात होती है, अंततो गत्वा वाक्य विभाग की बात होती है। तो वर्ण, शब्द और वाक्य, ये तीन इकाइयां जो है वो व्याकरण शास्त्र का प्रधान विषय है। तो अभी हम वर्ण की बात कर रहे हैं। चलिए, हिंदी भाषा में यदि मैं इस वर्ण की बात करूं तो मोटे रूप से अध्ययन की सुविधा के लिए हमने इनको तीन भागों में हम इसको बांट सकते हैं मित्रों। पहला जो विभाग है उसको हम स्वर कहते हैं, दूसरा जो है वो व्यंजन है, और फिर जो है वो अयोगवाह है। ये तीन जो है भेद वर्ण के हो सकते हैं। अब देखिएगा, स्वरों की जो संख्या है वो 11 है, व्यंजनों की जो संख्या है एक बार आपको यही मानना है 33, और अयोगवाह जो है उनकी संख्या जो है वो 2 है। इन सब को जोड़ लोगे तो 46 वर्ण हो जाते हैं। तो ये वर्णों की संख्या को लेकर के, यद्यपि संख्या को लेकर के प्रश्न नहीं पूछना चाहिए, और इसका कारण क्या है मैं आपको बता दूं कि देखिए, एक दृष्टि से यदि हम स्वर और व्यंजन को देखें तो 33 स्वर हो गया और 33 व्यंजन हो गए, 11 स्वर हो गए, तो इनकी संख्या कितनी हो जाती है? 44। इसके साथ में हम दो अयोगवाह, अयोगवाह का मतलब है हिंदी भाषा में दो ही अयोगवाह होते हैं, एक तो अनुस्वार और एक विसर्ग। तो इसको दो और जोड़ देते हैं तो कितने हो गए? 46। 4 हमारे संयुक्त वर्ण है, कितने हो गए? 50। और 2 हमारे जो है वो क्या है? उत्सित, जो हिंदी के अपने स्वयं की विकास यात्रा में जो आए हुए वर्ण है, जिसको हम ड़ और ढ कहते हैं। आज उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। इन कुल को जोड़ोगे तो कुल वर्ण में जो है वो कितने हो गए? 52। अब देखिएगा, कई बार प्रश्न ये आता है कि हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी है। जब आपसे ये पूछे कि हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी है, हिंदी वर्णमाला में कुल वर्ण, जब ये संख्या, ये कुल शब्द आ गया तो आपको ध्यान रखना है, भले 46, 44 और 52 और 65 या 62, ये कोई भी इस प्रकार से 4 विकल्प होंगे, तो आपको कुल जैसे ही आए क्या चुनना है? बोलो 52। अब मित्रों, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो पुस्तक है उसमें वर्णों की संख्या कितनी मानी गई है? 44 मानी गई है। और यदि हम अयोगवाह को सम्मिलित कर लेते तो संख्या कितनी हो जाती है? 46 हो जाती है। आपको एक तो यह ध्यान रखना है कि 1967 में केंद्रीय हिंदी निदेशालय, जिसका कार्यालय जो है नई दिल्ली में है, और वो मानक हिंदी को लेकर के पूरे भारतवर्ष में जो है कार्य करते हैं, उनके द्वारा जो प्रकाशित जो वर्णमाला थी उसमें 52 वर्ण थे। हमें यह ध्यान रखना है। उसके बाद में जैसा मैंने कहा कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो पुस्तक अभी जो चल रही है उसमें कितने वर्ण है? 44 वर्ण है। अब सवाल यह भी उठता है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो सामग्री है वो प्रामाणिक है, उसको हमें मानना चाहिए। लेकिन मित्रों, ये क्वेश्चन जो है तृतीय श्रेणी भर्ती, शिक्षक भर्ती परीक्षा में आया था और ये चैलेंज हुआ, क्योंकि अयोगवाह, जिसको हम अनुस्वार और विसर्ग कहते हैं, अनुस्वार और विसर्ग जो अयोगवाह है, उन अयोगवाहों का भी हिंदी भाषा में बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। और विसर्ग को एक बार नहीं भी मान ले तो अनुस्वार के बिना तो हिंदी पूरी अधूरी है। यह ध्यान रखना, क्योंकि
बहुत सारे शब्द जो हैं अनुस्वार के कारण ही हमारी हिंदी भाषा में शोभित होते हैं। शब्दकोश में भी देखते हो तो अनुस्वार से शब्दों का आरंभ होता है। तो हमें 46 वर्ण मानना चाहिए। एक दृष्टि से यदि मैं कहूं कि मानक वर्ण कितने हैं, यदि मानक शब्द आ जाए तो मानक वर्ण जो कितने हो गए, 46 हो गए। उसके बारे में हम बात करेंगे कि क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं। याद रखिए, जब मानक शब्द आ जाए तो 46 चुनना है, जब कुल आ जाए तो कितना करना है, 52 करना है। जब 46 और 52 दोनों ऑप्शन में नहीं हो तो आप दुखी मन से 44 भी कर सकते हो और 62 का कोई यहां पर संबंध नहीं है। लेकिन मैं यदि इससे थोड़ा सा और आगे चला जाऊं कि वर्णों की संख्या जो मैंने आपको ये कही कि 11 स्वर होते हैं, 33 व्यंजन होते हैं और 2 जो है वो अयोगवाह होते हैं। इनको सबको जोड़ते हो तो कितने हो गए, 46। 4 वर्ण जो है वो संयुक्त वर्ण जिसको हम क्ष, त्र, ज और श्र कहते हैं और 2 ढ़ और ढ उत्क्षिप्त ताड़न जात द्विगुण या द्विस्पृष्ट होते हैं, तो 52 हो गए। लेकिन इसके साथ में मित्रों एक ध्यान रखिएगा, हिंदी में एक बहुत बड़ा नाम, जब हम हिंदी साहित्य की बात करेंगे उस वक्त आप ध्यान रखिएगा, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, जिन्होंने अरबी और फारसी से आए हुए शब्द जो हमारी हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं, जो 5 आगत वर्ण है जिनके नीचे ये नुक्ता जिसको हम कहते हैं क ख ग ज और फ, क्योंकि ये भी हिंदी भाषा में बहुत ज्यादा अपना अर्थ भेद रखते हैं। यदि मैं थोड़ी सी एक बात कर दूं मित्रों, जैसे मैंने आपको एक तो शब्द लिखा खैर और एक शब्द लिखा खैर, तो ये देखिएगा, ये खैर जो है हमारा हिंदी का है, जो खैर का वृक्ष होता है, लेकिन ये खैर मानी हालांकि जो अव्यय है ये अरबी फारसी का शब्द है। इसी प्रकार से जैसे मैंने एक तो लिखा कानून और एक लिखा कानून, देखिए ये वाला जो कानून है इसका अर्थ होता है चूल्हा, जो घर में जलने वाला जो चूल्हा होता है उसको कानून कहते हैं, शब्दकोश में देखिएगा। और जो विधि वाला न्यायालय वाला जो कानून होता है वो ये होता है। तो क्या हिंदी में ये नहीं चल रहा क्या? मेरा कहने का मतलब है, जरा विचार कीजिए कि जो हम 52 वर्ण मान रहे हैं तो 52 के साथ में जो अरबी और फारसी, क्योंकि हिंदी भाषा की जो प्रकृति है उस प्रकृति के अनुसार हिंदी में 5 प्रकार के शब्दों का प्रयोग होता है, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर। और विदेशज शब्दों का एक अपना खुद का भंडार है। जब मैं विदेशज शब्दों की बात करूंगा उस दिन उसके बारे में विस्तार से बात करूंगा। मैं आज केवल वर्ण की बात कर रहा हूं, तो फिर क्या होगा कि हमें क्या मानना पड़ेगा, 5 ये भी मानना पड़ेगा। तो एक दृष्टि से वर्णों की संख्या हिंदी में प्रचलित जो है वो कितनी हो गई, 57। मित्रों, जब हम ये कह रहे हैं कि हिंदी का शब्द भंडार 5 प्रकार का है, तो उसमें जो अरबी और फारसी में जब यह क लिख रहा हूं तो यह क हमारी देवनागरी है, और ये जब क लिख रहा हूं तो ये अरबी और फारसी है। वैसे अरबी और फारसी ये दोनों अलग अलग भाषाएं हैं, लेकिन दोनों की जो लिपि जो है वो एक होने के कारण हम एक साथ बोल देते हैं अरबी और फारसी। तो ये क और ख, ये हमारा वाला ख है, हमारा वाला का मतलब देवनागरी लिपि। लेकिन यह जो ख जो है जिसको हम संघर्षी कह रहे हैं, ये ख, ये हमारा घ और घ, इस तरह से ज और झ, और इस तरह से एक हमारा फ और एक फ, फ और फ माने दंतोष्ट, औष्ट वाला फ हमारा है, जो हम ऊ का जब पवर का जब उच्चारण स्थान देखते हैं तो वो फ जो है औष्ट से बोला जाता है, लेकिन ये फ जो है, मैं आगे उच्चारण स्थान की बात करूंगा, ये दंतोष्ट है। मैं वर्णों की बात कर रहा हूं। वर्णों की संख्या एक दृष्टि से 44 हो सकती है, एक दृष्टि से मानक वर्णों की संख्या 46 हो सकती है। जब मैं पूरी वर्णमाला की बात करता हूं तो कुल वर्णमाला जो हिंदी की है अपनी वो 52 है, और वो केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा प्रकाशित है। लेकिन जब मैं अरबी फारसी को भी साथ में जोड़ लेता हूं तो 57 वर्ण भी हो जाते हैं। इस प्रकार से हमें कोई भी प्रश्न जो आता है उसका ध्यान से उत्तर देना पड़ेगा। चलिए, मैं यथास्थान इनका वर्णन आपके सामने करूंगा और इस वर्णमाला पढ़ने का आनंद लीजिएगा। पूरे आनंद के साथ इसको पढ़ोगे तो बहुत अच्छा होगा, परीक्षा की दृष्टि से भी और वैसे भी बहुत सारी नई चीजें जो आज तक आपने नहीं सुनी वो मैं बताने वाला हूं। चलिए, मैं आपको कह रहा था कि वर्ण के हमने 3 भेद कर लिए, मोटे मोटे हमने भेद किए कि स्वर, एक तो स्वर होता है, एक व्यंजन होता है, एक अयोगवाह होता है। मित्रों, हम बात करते हैं कि स्वर क्या होता है। तो स्वर जो है
संस्कृत का जो क्लास जो था, मैंने आपको बताया था कि महाभाष्य में महर्षि पतंजलि ने कहा था स्वयं राजन्तेति स्वरः, जो स्वयं ही उच्चारित हो जाते हैं, ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती वह स्वर है, और ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है वह व्यंजन है। चलिए मैं इससे थोड़ा आगे की बात कर लेता हूं। तो ये ध्यान रखो कि यदि मैं उच्चारण के हिसाब से बात करूं कि स्वर और व्यंजन में क्या अंतर होता है, मैं फिर से कह रहा हूं, यदि हम उच्चारण के आधार पर स्वर और व्यंजन को देखते हैं तो स्वर की क्या विशेषता हो सकती है और व्यंजन की क्या विशेषता हो सकती है। मित्रों, उच्चारण की दृष्टि से देखिएगा, यहां भी लिख देता हूं उच्चारण की दृष्टि से स्वर और व्यंजन में क्या अंतर होता है। तो मित्रों, स्वर जो है उच्चारण की दृष्टि से यदि हम देखें तो स्वर जो है वो स्वतंत्र ध्वनियां कहलाती हैं, और इन्हीं को हम कभी स्वाधीन ध्वनियां भी कहते हैं, और यही जो है वो अवरोध रहित ध्वनि है, जिसमें हमारी जिह्वा जब उच्चारण करती है स्वरों को तो किसी प्रकार का कोई अवरोध नहीं आता। मैं बात ये कर रहा हूं कि स्वर और व्यंजन में क्या अंतर हो सकता है। तो जो परिभाषाएं जो हमने बताई कि स्वरों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, ये एक प्राथमिक कक्षाओं में सिखाई जाने वाली परिभाषा है। परीक्षा की दृष्टि से आपसे पूछे कि निम्न में से कौन सी स्वतंत्र ध्वनि है, तो स्वतंत्र का मतलब यह हो गया कि उच्चारण की दृष्टि से जब हम उच्चारण करते हैं तो वह स्वतंत्र है, वो ध्वनि अ या आ मानी जो स्वर हम कह रहे हैं उसे किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता या सहायता नहीं लेनी पड़ती, इसलिए स्वतंत्र है। वर्ण इसका उल्टा हो जाएगा, व्यंजन जो है, व्यंजन वस्तुतः उच्चारण की दृष्टि से परतंत्र ध्वनियां हैं। क्यों है परतंत्र? क्योंकि व्यंजन जो है वो किस पे डिपेंड होते हैं अपने उच्चारण के लिए, स्वर पर, इसलिए वो स्वतंत्र नहीं है। और वह स्वर जो ध्वनियां है वो स्वाधीन है, मानी स्वयं राजन्तेति स्वरा, स्वयं ही उत्पन्न हो जाती है, लेकिन व्यंजन ध्वनि जो है वो पराधीन है मित्रों, उसे स्वर की सहायता लेनी पड़ेगी। ये अवरोध रहित ध्वनि, ये पूछा हुआ है आपका एलडीसी में भी पूछा हुआ है और रीट में भी पूछा हुआ है। अवरोध रहित जो ध्वनि है वो स्वर है, लेकिन अवरोध सहित जो ध्वनि है वो मित्रों क्या है? अवरोध किसका? मानी व्यंजन के उच्चारण में किसका अवरोध होता है? स्वर का। मैं आपसे बात ये कर रहा हूं कि स्वर और व्यंजन में अंतर कौन कौन से हैं। तो वैसे तो इस कक्षा को स्वर और व्यंजन का इतना ज्यादा विश्लेषण हो सकता है कि मैं 1 घंटे की कक्षा इसी पर लूं तो भी कम है, लेकिन मैं तथ्यों की बात कर रहा हूं क्योंकि तथ्यात्मक परीक्षाएं हैं और विकल्पात्मक परीक्षाओं में आपको यही ध्यान रखना है, ये स्वतंत्र है, ये परतंत्र है, ये स्वाधीन है, ये पराधीन है। कैसे स्वाधीन है? क्योंकि ये खुद के स्व अधीन, खुद के ही अधीन है। स्वाधीन में स्व उपसर्ग लगा है, सु नहीं है, और स्वतंत्र में भी स्व उपसर्ग है, ये ध्यान रखना। अवरोध में अ उपसर्ग है, परतंत्र में पर, यहां पर अधि और ईद, और ये अव। तो इस तरह से हमें ध्यान रखना है मित्रों। ये देखिएगा अवरोध रहित ध्वनि है। अब आगे हम चलते हैं और क्या हो सकता है। देखिए स्वरों का देर तक उच्चारण किया जा सकता है। स्वरों का देर तक उच्चारण किया जा सकता है। इसका मतलब यह है कि स्वर जो ध्वनियां हैं उसको लंबे समय तक बोला जा सकता है। जैसे मैं आपको कहूं अ, आ, ई, उ, ए, ओ, तो इनको लंबा खींचा जा सकता है, देर तक बोला जा सकता है। और व्यंजन जो है उनको देर तक नहीं बोला जा सकता, देर तक लंबा उच्चारण नहीं होता इनका, देर तक नहीं बोला जाता। जैसे आप क को यदि बोलते हो तो क जो है वो केवल जो है सेकंड का एक हिस्सा वहां बोला जाएगा, और उसके बाद में वो आगे की जो ध्वनि आएगी आपकी वो जो है मित्रों वो अ की आएगी। इसलिए हमने कहा कि स्वर व्यंजन जो है उनको देर तक नहीं बोला जा सकता, लेकिन स्वरों का उच्चारण देर तक किया जा सकता है। ये तो बात करी हमने उच्चारण के आधार पर। यदि मैं स्वर तंत्री में कंपन और प्राण के आधार पर, मानी प्राण की जो मात्रा है व्यंजनों या वर्णों के उच्चारण में जो श्वास का जो बल है
उसके आधार पर बात करूं तो मित्रों ध्यान रखो कि सारे के सारे सभी स्वर जो हैं वो घोष होते हैं। सभी स्वर जो हैं वो घोष होते हैं, घोष होते हैं। और घोष होने के साथ साथ घोष होते हैं तथा क्या होते हैं, ये अल्प प्राण होते हैं। मानी कोई भी स्वर जो है वो अघोष नहीं हो सकता, घोष होगा। अब ये घोष और अघोष क्या होगा, ये जब हम व्यंजन पढ़ेंगे तब मैं उस कक्षा में आपको बताऊंगा कि घोष और अल्प प्राण होता क्या है। लेकिन अभी केवल परिभाषा की दृष्टि से कई बार ऐसा प्रश्न आ सकता है, 4 स्टेटमेंट आपको दिए होते हैं, आपसे ये पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा असंगत है। तो यदि ये आ गया कि सभी स्वर, जो कि कई परीक्षाओं में आया हुआ भी है, मैं बार बार जो है उन चीजों को इसलिए नहीं बताता क्योंकि देखिए ये ऑनलाइन क्लासें हैं। इन ऑनलाइन कक्षाओं में आपका जितना समय बचेगा उतना ही अच्छा है, क्योंकि आपके पास ये सुविधा है कि आप एक लाइन को 3 बार सुन सकते हैं, इसलिए ज्यादा अभ्यास कराने की आवश्यकता नहीं है। सारे के सारे स्वर जो है वो घोष होते हैं। ये घोष की जगह सघोष आ जाए तो भी एक ही बात है। और सारे के सारे स्वर जो है वो अल्प प्राण है। स्वरों में कोई भी स्वर महाप्राण नहीं होता। इसके साथ में मित्रों व्यंजन जो है, व्यंजन जो है वो देखो, व्यंजन जो है वो घोष भी होते हैं और अघोष भी होते हैं, दोनों हो सकते हैं। देखो स्वर केवल घोष होते हैं, लेकिन व्यंजन जो है वो घोष और अघोष दोनों हो सकते हैं। और ये व्यंजन जो है ये अल्प प्राण और महाप्राण, जैसा कि मैंने बताया कि स्वर केवल अल्प प्राण है, लेकिन व्यंजन अल्प प्राण भी हो सकते हैं और महाप्राण भी हो सकते हैं। ये एक और बात जो थी ये आपको सीखने लायक थी कि व्यंजन ध्वनियां जो है उसमें दोनों ये चीजें होती है। मित्रों अब देखिएगा, ये जो परिभाषा थी ये किसके आधार पर थी, मानी स्वर तंत्री में कंपन और श्वास की मात्रा के आधार पर यदि हम स्वर और व्यंजन का भेद करें तो ये भेद है। मैं पिछले 20 साल से, 20 वर्षों से परीक्षाओं को बहुत ध्यान से देखता हूं, और जब मैं देखता हूं तो इस प्रकार के प्रश्न आते हैं, और उन्हीं प्रश्नों की या उन्हीं तथ्यों की बात मैं यहां पर करने वाला हूं। मित्रों एक और ध्यान रखना कि सारे के सारे स्वर, सभी स्वर, मानी देखो यूं कह सकते हैं, थोड़ा इसको व्याकरण में लिखें तो स्वर जो है, सभी स्वर आक्षरिक होते हैं। आक्षरिक मानी अक्षर होते हैं, आक्षरिक होते हैं मानी सारे के सारे स्वर जो है वो अक्षर होते हैं। लेकिन जो व्यंजन है, जो व्यंजन कौन सा, स्वर रहित जो व्यंजन है, व्यंजन कभी भी अक्षरिक नहीं होता, मानी ये अनाक्षरिक होता है। ये आप जो इससे पहले वाली जो कक्षा थी उस कक्षा को यदि देखोगे तो मैंने वहां पर आपको ये बताया था कि स्वर एवं स्वर रहित व्यंजन वर्ण कहलाते हैं, जबकि स्वर एवं स्वर सहित जो व्यंजन है वो क्या कहलाएंगे, अक्षर कहलाएंगे। तो व्यंजन जो है कभी भी क्या, देखो ये क्या होते हैं, अक्षर होते हैं ये, लेकिन ये अक्षरिक नहीं होते, अर्थात अनाक्षरिक होते हैं। यूं कह सकते हैं कि व्यंजन अनाक्षरिक होते हैं, ये ध्यान रख लो, जब तक उसके साथ में स्वर नहीं जुड़ता। अब देखिएगा स्वर जो है वो यूं कह सकते हैं कि वर्ण भी होते हैं और अक्षर भी होते हैं। ये ध्यान रखना, स्वर जो है वो वर्ण भी होते हैं और अक्षर भी होते हैं। लेकिन मित्रों जो व्यंजन होते हैं वो वर्ण तो होते हैं लेकिन अक्षर नहीं होते जब तक उसमें स्वर मिला दिया नहीं जाए। लेकिन ये अपने मूल रूप में जो स्वर हैं वो वर्ण भी हो सकते हैं और अक्षर भी हो सकते हैं। तो ये कुछ जो है बहुत ही महत्वपूर्ण इन स्वर और व्यंजन के मध्य जो भेद था उसके बारे में मैंने आपसे बात करी। चलिए, स्वरों की संख्या 11 है, व्यंजनों की संख्या 33 है। उच्चारण की दृष्टि से इसमें 4 भेद था। पहला, स्वर स्वतंत्र होते हैं, व्यंजन परतंत्र होते हैं। स्वर स्वाधीन होते हैं, व्यंजन पराधीन होते हैं। स्वर अवरोध रहित ध्वनियां कहलाती हैं, जबकि व्यंजन अवरोध सहित ध्वनि कहलाती हैं। स्वरों का उच्चारण देर तक किया जा सकता है, लेकिन व्यंजनों का उच्चारण लंबे समय तक नहीं किया जा सकता। साथ साथ में सभी स्वर घोष होते हैं और अल्प प्राण होते हैं, लेकिन व्यंजन घोष और अघोष दोनों हो सकते हैं। अल्प प्राण और महाप्राण भी दोनों हो सकते हैं। सभी स्वरों का जो स्वरूप होता है वो अक्षरिक होता है, लेकिन व्यंजन अक्षरिक कभी नहीं हो सकते जब तक उसके साथ में स्वर नहीं मिल जाए। स्वर जो है वो वर्ण और अक्षर दोनों हो सकते हैं, लेकिन विशुद्ध रूप से व्यंजन जो है वो कभी भी
अक्षर नहीं हो सकते, वर्ण होते हैं। तो ये कुछ अंतर थे इसमें मुख्य रूप से। चलिए, वर्णों का तीसरा भेद मित्रों क्या है, बोलो, अयोगवाह। मित्रों, अयोगवाह शब्द जो है उसको हम थोड़ा बांट लेते हैं, जैसे अधन योग धन वाह। हालांकि ये संधि नहीं है, ये ध्यान रखना। इसमें अ जो है वो क्या है, बोलो, उपसर्ग है। और कैसा उपसर्ग है, जो निषेध करता हो, किसको, योग को। अब देखो, योग का जोड़ना, वह मानी वहन करना, जो जोड़ को वहन करे, जो योग को वहन करे, वह योगवाह कहलाता है। लेकिन जो योग को वहन नहीं करे वो अयोगवाह है। अब यहां पर प्रश्न ये उठता है कि किसके योग की बात हो रही है। मित्रों, जब हमने संस्कृत वर्णमाला पढ़ी थी, तब यदि आपने कोई संस्कृत और हिंदी दोनों का कोई विद्यार्थी है, तो वहां पर मैंने आपको ये बताया था कि महेश्वर सूत्रेषु अनुच्चारिता अपि प्रयोगम निर्वाहयन्ति, ये प्रयोगम निर्वाहयन्ति ते अयोगवाह। अर्थात जो व्यंजन भी नहीं, जो स्वर भी नहीं, लेकिन फिर भी भाषा में जिसका योग है वो क्या है, बोलो, अयोगवाह है। और इनकी संख्या दो ही होती है, एक तो अनुस्वार होता है और एक क्या होता है, बोलो, विसर्ग। माने अनुस्वार और विसर्ग हिंदी भाषा में दो ही अयोगवाह है, जबकि संस्कृत में 4 अयोगवाहों की संख्या होती है। ये ध्यान रखिएगा। मैं एक बार हट जाता हूं बोर्ड से, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अभी तक हमने ये पढ़ा है कि स्वर और व्यंजनों का स्वरूप क्या होता है, किस तरह से ये चलता है, तो और इनका मुख्य भेद कौन कौन से हो सकते हैं, इनके तथ्य कौन कौन से, इसके बारे में हमने बात करी। चलिए आगे मित्रों अपन बात करेंगे अब स्वर की। चलो, तो स्वर की हमने अभी तक पढ़ा कि स्वर क्या होता है, व्यंजन या वर्णों की संख्या को लेकर के कौन कौन से प्रश्न और किस प्रकार से आ सकते हैं, उसके बारे में हमने बात करी। अब चलिए, आज की जो कक्षा है वो हम यहां से अब शुरू करते हैं आगे की कहानी। वो ये है कि स्वर क्या है। तो स्वर क्या है इसके बारे में बता चुका हूं। अब स्वरों का विभाजन क्या हो सकता है, स्वरों का विभाजन, स्वरों का विभाजन बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ध्यान से आपको पढ़ना है मित्रों। स्वरों के विभाजन की हम बात कर रहे हैं। अध्ययन की दृष्टि से हम स्वरों के कुछ विभाजन कर सकते हैं। तो देखिए, स्वरों का जो पहला विभाजन है वो हम कहते हैं कि उत्पत्ति के आधार पर, माने स्वरों की जो उत्पत्ति हुई है उस उत्पत्ति के आधार पर वर्गीकरण, स्वरों के भेद, उत्पत्ति के आधार पर स्वरों के भेद। मेरे साथ साथ लिखते जाइएगा। तो उत्पत्ति के आधार पर स्वरों के जब भेद की बात करते हैं तो मित्रों ये दो मूल रूप से इसके भेद हो जाते हैं। एक को हम बोलते हैं मूल स्वर और एक को हम बोलते हैं संध्या स्वर। आपसे कोई पूछे कि उत्पत्ति के आधार पर स्वरों के कितने, उत्पत्ति का मतलब इनकी जो बनावट है उसके आधार पर स्वरों के कितने भेद हैं, तो दो भेद हो गए, एक तो मूल स्वर और एक संध्या स्वर। हमें यह भी ध्यान रखना है कि मूल स्वर का अर्थ क्या होता है। हम बात कर रहे हैं उत्पत्ति, मानी ये जो स्वर हैं हमारी भाषा में कैसे आए। तब हम कहते हैं कि हिंदी भाषा में 4 स्वर जो है वो मूल है और जो 7 स्वर हैं वो संध्या स्वर हैं, और कुल स्वरों की जो संख्या है मैं आपको बता चुका हूं कितनी होती है, बोलो 11 होती है। मूल स्वर है क्या, मानी कि ऐसे स्वर जिनकी उत्पत्ति में किसी अन्य स्वर का योगदान नहीं होता है। मेरी बात को ध्यान से सुनना, ऐसे स्वर जिनकी उत्पत्ति में किसी अन्य स्वर का योग नहीं होता वो क्या कहलाते हैं, मूल स्वर। और ये कितने होते हैं, अ, ई, उ और री। ये मित्रों 4 जो स्वर हैं ये मूल स्वर है। यदि आपसे पूछे हिंदी में, देखो संस्कृत में पूछेंगे तो री और जुड़ जाएगा, इसलिए हिंदी और संस्कृत में कुछ सिद्धांतों पर असहमति है। कुछ वर्ण जो केवल संस्कृत में चलते हैं, हिंदी में है ही नहीं उनका अस्तित्व। तो ये ध्यान रखना, मूल स्वरों की यदि संख्या की यदि बात करें तो हिंदी में जो मूल स्वर हैं वो 4 ही होते हैं। कौन कौन से, अ, ई, उ और री। ये मूल स्वर हैं, इनको हम एकल स्वर भी कहते हैं, मानी ये इनमें किसी दूसरे स्वर का योग नहीं है इनकी उत्पत्ति में। ये चारों के चारों स्वर यूं मान सकते हैं कि इनका जन्मदाता कोई और नहीं है, ये अ, ई, उ और री, इसलिए एकल स्वर है। मात्रा की दृष्टि से देखेंगे तो आगे बात करेंगे इस पर, ये एक मात्रिक स्वर भी है,
यदि हम इसको और मात्रा के आधार पर देखें तो ह्रस्व स्वर भी है, ये मूल स्वर के साथ में एकल भी है, एक मात्रक भी है, एक मात्रिक भी है, ह्रस्व स्वर भी है। तो ये ध्यान रखना, ये 4 है। संख्या में कितने हो गए? ये 4 हो गए। चलो मित्रों, संधि स्वर जो है, इस संधि स्वरों के हम 2 भेद कर सकते हैं। एक जो भेद है पहला, वो पहला भेद देखिएगा, ये रहा आपका दीर्घ स्वर, और एक जो है दूसरा जो है मिश्रित स्वर है। इस मिश्रित स्वर का कभी कभी नाम संयुक्त स्वर भी आता है। ये पूछा भी गया है कि हिंदी में संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी है। तो मित्रों, हिंदी में संयुक्त स्वरों की संख्या जो है वो 4 ही है। ये ध्यान रखना, कहीं संदेह करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन दीर्घ स्वरों की जब मात्रा के आधार पर दीर्घ स्वर बात करेंगे तब 7 हो जाएंगे। ये हम संधि में दीर्घ मानी ये सवर्ण है, ये सवर्ण स्वर जो है वो दीर्घ स्वर मानी कि समान अक्षर वाले हैं। तो कौन कौन से हो गए ये दीर्घ स्वर? एक तो हो गया आ, एक हो गया ई और एक हो गया उ, ये 3 है। और ह्रस्व जो दीर्घ री है, देखो ह्रस्व री जो है वो ये ह्रस्व री है, और जो दीर्घ री है वो ये री है। तो ये दीर्घ री जो है वो कहे हिंदी में या हिंदी वर्णमाला ने दीर्घ री के स्वरूप को स्वीकार नहीं किया। लेकिन विषयांतर नहीं हो तो एक बात बता दूं, दीर्घ री को हम मानते तो नहीं है, लेकिन संधि प्रकरण में यदि कोई विद्यार्थी स्वाध्यायी है और मेरी बात को समझेगा तो उसके लिए बता रहा हूं कि पितृण, मातृण, होत्रीकार, स्वश्रीकार, ये जो शब्द हैं ये दीर्घ संधि के उदाहरण है। ये हिंदी में पूछे जाते हैं, ऐसा ही इत्यादि परीक्षाओं में बहुत बार पूछा गया। वो विषय में वहां पर आपको उठाऊंगा, अभी नहीं। तो ये दीर्घ स्वर यहां पर यदि आपसे पूछे तो ये 3 है, और मिश्रित और संयुक्त स्वरों की बात करें तो ये 4 हैं। मित्रों, ये संधि स्वर के 2 भेद कर दिए मैंने, दीर्घ यानी सवर्ण, और ये समानाक्षर भी हैं, मानी समान अक्षरों से मिलकर बनने वाला जो स्वर है वो समानाक्षर है, जैसा कि आप जान रहे हो। देखो आ जो है उसका निर्माण अ और अ से होता है, मानी दोनों में समान है। और ई जो है उसका निर्माण ह्रस्व ई और ह्रस्व ई आएगा तो ई बनेगा, और छोटा छोटा उ मिलता है तो बड़ा उ मानी ह्रस्व उ मिलेगा, और ह्रस्व उ के साथ ह्रस्व मिलेगा तो दीर्घ उ बन जाएगा। इसलिए ये समान अक्षर भी हैं। लेकिन मिश्रित स्वर जो है वो कौन कौन से हैं? देखो ए, आई, ओ और औ। अब हमें ये ध्यान रखना है कि ए, आई, ओ, औ इनको हम क्या बोलेंगे? मिश्रित या संयुक्त स्वर बोलेंगे। मिश्रित या संयुक्त स्वर बोलेंगे। और इनकी संख्या कितनी हो गई बोलो? 4 हो गई। कौन कौन से हैं ये? ए, आई, ओ और औ। अब ये जो है मित्रों, इनको मिश्रित या संयुक्त बोलते क्यों हैं? तो इसके पीछे देखो, अभी मैं सामान्य बात कर रहा हूं। मिश्रित इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें देखो अ एक है और ई, अ ई मिलेगा तो क्या बनेगा? ए बनेगा। और ए के बाद में जब उ आएगा तो क्या बनेगा बोलो? ओ बनेगा। और अ के बाद में जब ए आ जाता है तब क्या बनता है? आई। और अ के बाद में जब ओ आ जाता है तब ये आपका क्या बन जाएगा बोलो? औ बन जाएगा। अब ध्यान रखो, ये आ, ई और उ इन तीनों स्वरों का प्रयोग कहां होगा? दीर्घ संधि में होगा, जिसको हम सवर्ण संधि भी कहते हैं। ए और ओ ये जो 2 स्वर हैं इनका प्रयोग कहां होता है? ये गुण संधि में होगा। और आई और औ का प्रयोग कहां पर होता है? वृद्धि संधि में होगा। तो ये जब संधि प्रकरण जब हम पढ़ेंगे तब इनके बारे में विस्तार से बात करेंगे। मैं अभी आपको यह बता रहा था कि इनको मिश्रित क्यों कहते हैं? क्योंकि इनमें 2 अलग अलग स्वर वर्ण है। और इनको सवर्ण या समानाक्षर क्यों कहते हैं? आते तो ये है तो सारे के सारे, देखो सातों के सातों संधि स्वर है, लेकिन संधि स्वर में भी समान अक्षरों से निर्मित होने वाले और असमान अक्षरों से निर्मित होने वाले जो हैं उनको मिश्रित और संयुक्त, और समान अक्षरों से जो निर्मित हो रहे हैं उनको दीर्घ सवर्ण या समानाक्षर हम कहते हैं। ये बात मैं यहां पर समाप्त करता हूं। तो मित्रों, ये ध्यान रखिएगा कि ये आप देख लीजिएगा, बहुत सामान्य चीज है। वैसे अ के बाद में ई आएगा तो ए ये संधि में काम आएगा। अ के बाद में उ आता है तो ओ बनता है। अ के बाद में ए आता है तो ऐ बनता है। अ के बाद में ओ आता है तो औ बन जाता है। ये ए और ओ गुण संधि में काम आएगा, ऐ और औ जो है आपका वृद्धि संधि में काम आएगा। इनको मैं हटा देता हूं। चलिए, तो अभी तक हमने ये बात करी है कि भाई स्वर जो है वो उत्पत्ति के आधार पर कितने भेद हैं? तो उत्पत्ति के आधार पर स्वरों के जो भेद हैं वो 2 है, मूल स्वर या संधि स्वर
फिर हमने मूल स्वरों को 4 बताया और संधि स्वर के हमने 2 भेद कर दिए, फिर उपभेद कर दिए। कौन कौन से? दीर्घ और मिश्रित। और दीर्घ में कौन कौन से आएंगे, मिश्रित में कौन कौन से आए, ये हमने बात करी। दूसरा भेद, ये पहला था, और दूसरा अब हम बहुत ही महत्वपूर्ण की बात कर रहे हैं, महत्वपूर्ण भेद है, और वो ये है मित्रों मात्रा के आधार पर। मात्रा के आधार पर स्वरों में भेद है, मात्रा के आधार पर स्वरों के भेद। देखो पहली चीज जो कि मैं संस्कृत की कक्षा में भी बता चुका हूं, मात्रा होती क्या है मित्रों? मात्रा का मतलब सामान्य रूप से हम व्यवहार में ये कह देते हैं कि क में आ की मात्रा या ई की मात्रा या क में ए की मात्रा, ये मात्रा व्यवहार में हम इनको मात्राएं कह रहे हैं। वस्तुतः व्याकरण के क्षेत्र में या भाषा विज्ञान के क्षेत्र में ये मात्राएं नहीं है, ये वर्तनी है। तो मात्रा कहते किसे हैं, ये ध्यान रखो। तो मात्रा का जो सही परिभाषा है मात्रा की, वो ये है कि किसी भी उच्चारण, कोई भी वर्ण जब हम उच्चारण करते हैं तो उस वर्ण के उच्चारण में जो समय लगता है, जो समय टाइम लगता है, वह मात्रा कहलाता है। और ये प्रश्न आया था मात्रा किसे कहते हैं, तो वर्णों के जो उच्चारण कालमान है, वर्णों का जो उच्चारण कालमान है, वर्णों के उच्चारण का जो कालमान है। अब ये कालमान का मतलब क्या है कि जब हम वर्ण को बोलते हैं तो बोलते वक्त किस वर्ण में कितना समय लग रहा है, वही वर्णों के उच्चारण का कालमान है। जैसे मैं आपसे कहूं कि ये क्या है, तो आप सबका उत्तर होगा अ है सर, और आगे यदि मैं आ बोलूं, आ लिखूं, तो आप क्या कहोगे, ये आ है। अब देखिएगा ये अ जो है मित्रों, ये क्या हो गया बोलो, ह्रस्व है, और ये आ जो है वो क्या हो गया बोलो, प्लुत है, दीर्घ है। क्योंकि अ के उच्चारण में जितना समय लग रहा था, आ के उच्चारण में अ के उच्चारण से लगे समय से दुगुना समय लगता है। इसका मतलब ये ह्रस्व है और ये दीर्घ है। और यदि मैं अ के आगे इस प्रकार से 3 बना दूंगा तो ये प्लुत हो जाएगा, ये हम आगे बात कर लेंगे। तो ये वर्णों का जो कालमान है, देखो एक बार मैं बोल रहा हूं, जब मैंने अ बोला तो कम समय लगा, आ बोला तो अ से दुगुना समय लगा, और अ बोला तो मानी जो सामान्य अ जो बोल रहा था उससे 3 गुना समय लगा, उसको हमने प्लुत कहा। तो मात्राओं के आधार पर यदि आपसे कोई भेद पूछे तो 3 भेद हो जाते हैं स्वरों का। पहला जो भेद है मित्रों वो है ह्रस्व। देखो हम र है, ये ह्रस्व है। और फिर दूसरा जो भेद है वो है दीर्घ, और जो तीसरा भेद है मित्रों वो है प्लुत। मैं आपसे बात कर रहा हूं कि मात्रा के आधार पर स्वरों के कितने भेद हैं, तो 3 भेद। जैसे उत्पत्ति के आधार पर 2 भेद बताए, मात्रा के आधार पर कितने भेद है, तो 3 भेद हो गए, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। अब ये ह्रस्व जो है वो क्या है, लघु वर्ण है, और ये दीर्घ को एक नाम और क्या है, गुरु वर्ण है, और प्लुत जो है उसका ऐसा कोई नाम नहीं है। देखो कई बार परीक्षा में ह्रस्व वर्ण पूछ लेते हैं, कई बार लघु वर्ण पूछ लेते हैं। परीक्षक दीर्घ की जगह जब गुरु वर्ण, जब हम छंद शास्त्र पढ़ेंगे तब वहां पर गुरु वर्ण होता है जिसकी 2 मात्राएं मानी जाती है। तो वस्तुतः वो व्याकरण में तो दीर्घ है, लेकिन क्योंकि गुरु भी प्रचलित है, ये छोटा है ये बड़ा है। ये मित्रों इसका नाम एक मात्रिक है, मैंने आपको कहा था ऊपर देखिएगा, एक मात्रिक है। और ये वाला जो है वो द्विमात्रिक है, मानी 2 मात्राओं वाला है। और प्लुत की यदि मात्रा पूछी जाए तो ये त्रिमात्रिक है। अब ये त्रिमात्रिक का मतलब, जैसे देखो एक चुटकी बजाने में जितना समय लगता है उतना समय किसी स्वर के उच्चारण में लगता है, तो वो ह्रस्व है। जैसे अ, ई, उ, री, और आ, ई, उ, री, इस प्रकार से वो दीर्घ हो गया। और ऐसे करेंगे तो ये क्या हो जाएगा बोलो, त्रिमात्रिक हो जाएगा। मित्रों चलिए बात करते हैं। अब यहां पर देखिएगा जो एक मात्रिक मानी जिसमें एक मात्रा होती है वह लघु, और उसी का नाम ह्रस्व है। हमने उत्पत्ति के आधार पर इसी का नाम मूल कहा था। मात्रा के आधार पर इसको हम ह्रस्व मात्रा, लघु मात्रा, एक मात्रा वाला कह सकते हैं। इसको हम दीर्घ, गुरु या द्विमात्रिक कह सकते हैं। इसको हम प्लुत या त्रिमात्रिक कह सकते हैं। तो चलो एक मात्रा वाले कौन कौन से हैं, तो ये वापस देखो, अ, ई, उ और री। छंद शास्त्र में भी इन चारों स्वरों की जो मात्रा है वो एक गिनी जाती है। इसके अतिरिक्त बाकी जितने भी वर्ण हैं, देखो कौन कौन से, आ,
ई ऊ री बड़ा हिंदी में प्रयुक्त तो नहीं हो रहा, लेकिन मैं आपके लिए लिख देता हूं, नहीं तो रहने दीजिए, क्योंकि जब संख्या पूछी जाएगी तो आप जो है कहीं संदेह में नहीं आ जाओ, इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूं। देखो कुछ चीजें ऐसी हैं जिसको हम मानते नहीं लेकिन इनका उपयोग होता है। दीर्घ री का उपयोग हम हिंदी में करते हैं, तब भी ये कहते हैं कि दीर्घ री हिंदी में नहीं चलता। मैंने आपको बताया था ना, पितृण, मातृण, भ्रातृकाल, जिसको हम इस तरह से यदि किसी ने लिखा देखा हो तो ये पीत, ये ह्रस्व री है, ये दीर्घ री है, ये पितृण, मातृण, इस प्रकार की जो संधियां जो कि बहुत बार परीक्षाओं में पूछी भी गई है, संधि की जब बात करेंगे ये बड़ा रोचक विषय है, उस वक्त बात करेंगे। तो आ ई उ, फिर ए, फिर आई, ओ और औ, ये जो है कितने स्वर हो गए? 7, और ये कितने हो गए? 4। अब यदि मात्रा के आधार पर आपको दीर्घ की संख्या पूछे तो कितनी हो गई? 7। मुझे ध्यान आ रहा है 2014 का कृषि पर्यवेक्षक का जो परीक्षा थी उसमें मात्रा के आधार पर जो सुमेलित करना था उसमें मात्रा के आधार पर कितने माने गए थे? 7। लेकिन उत्पत्ति के आधार पर जब हम दीर्घ स्वरों की बात करेंगे संधि स्वरों में, संधि के आधार पर, तो संधि के आधार पर जो दीर्घ स्वरों की बात होगी वो 3 ही होगी। कहीं संदेह में मत आना। सामान्य प्रश्न यदि कुछ आपको सीधा ही दे दे कि दीर्घ स्वरों की संख्या हिंदी में कितनी है तो 7 ही होगी। हाँ, यहां पर यदि संधि में दे दे कि संधि के क्षेत्र में दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है तो मित्रों 3 है, ये ध्यान रखना। और आगे चलते हैं। अब देखो हम बात कर रहे हैं मात्रा का आधार पर 3 भेद हैं, और मैंने यहां पर 4 तो एक मात्रिक में लिख दिया और 7 स्वर जो है वो द्विमात्रिक में या गुरु में या दीर्घ में लिख दिया। तो कहीं ना कहीं ये संदेह आपके मन में आ रहा होगा कि भाई जब हम 11 स्वरों की बात कर रहे हैं तो 7 और 4 11 हो गए, फिर बाकी कौन से बच गए? तो चलिए हम एक प्लुत की बात करते हैं। मित्रों देखिए, प्लुत स्वर का मतलब क्या है? ऐसा स्वर जिसके उच्चारण में ह्रस्व से 3 गुना समय लगता है और दीर्घ से 2 गुना समय लगता है, उसे हम क्या बोलते हैं? प्लुत बोलते हैं। मैंने आपको ये कहा था जब अभी स्वर और व्यंजन की जब बात कर रहा था कि स्वरों को लंबे समय तक उच्चारण किया जा सकता है, स्वरों की ये बहुत बड़ी विशेषता होती है। जब मैं बोलता हूं देखो अ, आ, ए, ओ, ऐ, औ, तो इस तरह से यहां पर इनको हम त्रिमात्रिक बना लेते हैं। अब मित्रों ये त्रिमात्रिक को क्या बोलते हैं? प्लुत। तो प्लुत स्वरों का प्रयोग कहां होता है? एक तो देखो व्यक्ति जब रोने लगता है तो रोने में स्वयं में प्लुत स्वर का प्रयोग हो जाता है, ये ध्यान रखो। और दूसरी बात, जब भी हम चिकित्सक के पास जाते हैं तो वो बोलता है आ बोलो, तो आ जो हम बोल रहे हैं ये प्लुत ही है। तो एक तो रोने में होता है, एक जब हम हंसते हैं तो हंसने में भी प्लुत स्वरों का प्रयोग होता है। जब रोते हैं तो स्वर अपने आप लंबे हो जाते हैं, हंसते हैं तो अपने आप लंबे हो जाते हैं हंसने में। एक संगीत शास्त्र में स्वर सौंदर्य की अभिवृद्धि के लिए, देखिए कोई भी संगीतकार जो है वो जब अपने संगीत की शुरुआत करता है तब वो टेर जिसको बोलते हैं वो वो जो भी जिस तरह से भी बोलेगा वो, तो संगीत शास्त्र में स्वर सौंदर्य में अभिवृद्धि के लिए, हंसने में, रोने में, और कोई दूर खड़ा व्यक्ति है हम कहते हैं इधर आ, तो ये जो बोल रहे हैं ये क्या है? बोलो प्लुत है। इसका मतलब ये हुआ कि मात्रा मानी वर्णों का जो कालमान है उसके आधार पर 3 भेद हो गए। मुझे नहीं लगता कि यहां पर आपको किसी को कोई संदेह होगा। तो ये मात्रा के आधार पर ये 3 भेद मैंने आपको बता दिए, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और तीसरा भेद की बात करते हैं। मात्रा हो गई, मात्रा के आधार पर ये भेद मैंने आपको बता दिए। और उसके बाद में देखिएगा औष्ठों की जो स्थिति है उसके आधार पर, औष्ठाकृति के आधार पर जब हम स्वरों का उच्चारण करते हैं तब जो औष्ठ की जो आकृति होती है उसके औष्ठाकृति के आधार पर जो है इसके 2 भेद हो सकते हैं। पहला जिसको हम बोलते हैं वर्तुलित, मानी ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करते समय हमारे औष्ठ जो है वो गोल हो जाते हैं। अब ये पूरे एकदम गोल नहीं होते हैं लेकिन वर्तुलित। और दूसरा जो है वो है अवर्तुलित। इस वर्तुलित को कई बार यदि वृत्ताकार पूछ लिया जाए तो भी वही बात है, तो कहीं जो है संदेह में नहीं आना है मित्रों।
वर्तुलित हो गया, वृत्ताकार हो गया। इसका जो है एक नाम, दूसरा औष्टाकृति के आधार पर दो भेद है, वर्तुलित या वृत्ताकार, और दूसरा भेद इसका जो है वो है अवर्तुलित या फिर अवृत्ताकार। ये इस प्रकार से इसके दो भेद हो गए, अवृत्ताकार। चलिए हम बात कर रहे हैं, पहले हमने उत्पत्ति के आधार पर बात करी, अब मात्रा के आधार पर और औष्ठों की स्थिति के आधार पर, औष्ठाकृति के आधार पर वर्तुलित या वृत्ताकार, अवर्तुलित या अवृत्ताकार। तो देखिएगा, जब हम स्वरों का उच्चारण करते हैं, मैं आपको सीधा सीधा बता देता हूं, बहुत सरल है ये। पहले तो हमें ये ध्यान रखना है कि जब हम अ बोलते हैं, देखिए अ जब हम बोलते हैं तो अ जो स्वर है मित्रों, ये देखो अ स्वर में कोई औष्ठ में कोई अंतर नहीं आता, इसलिए इसका नाम क्या है, उदासीन है। ये उदासीन स्वर है। उदासीन का मतलब वो दुखी होने वाला नहीं है, मानिए तटस्थ है। जैसी जो स्थिति है उसी स्थिति में अ का उच्चारण होता है, इसलिए अ को औष्ठों की स्थिति के आधार पर पूछे, या कई बार यह प्रश्न भी आया है कि निम्न में से कौन सा जो है उदासीन स्वर है, तो उदासीन स्वर कौन सा है, अ है, ये हमें ध्यान रखना है। तो 11 में से एक को मैंने उदासीन बता दिया, पीछे कितने रह गए, बोलो 10 रह गए। अब देखो, अब जब हम अ की बात करेंगे, आगे क्या है, बोलो आ। तो आ जो है, आ जब हम बोलते हैं तब निश्चित रूप से हमारा जो औष्ठ है वो गोल नहीं होता, आ गोल नहीं हो रहा। फिर हमने बोला ई, तो आ ई, फिर हमने बोला री, फिर हमने बोला ए और आई। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो 3 और 3 6 स्वर जो है वो किस में आ गए, अवर्तुलित, माने इनके उच्चारण में जो औष्ठ हैं वो वृत्ताकार नहीं होते हैं, इसलिए ये अवर्तुलित या अवृत्ताकार हैं। फिर से बता देता हूं। अब देखो, हमने अ बोला तो अ में उदासीन रहे, इसलिए हमने अ को क्या मान लिया, उदासीन स्वर मान लिया, उनको हमने अवर्तुलित मान लिया। अब देखो अ आ, फिर हम बोल रहे हैं ई, तो ई जो है, हाँ ई तो उधर आ गया। फिर देखिएगा ऊ और ऊ, और जब हम उच्चारण स्थान की बात करते हैं तब ऊ और ऊ का उच्चारण स्थान औष्ठी होता है। और फिर देखिएगा ओ और औ, तो ये 4 वर्ण जो हैं, 4 स्वर जो हैं, इनके उच्चारण में हमारे औष्ठों की जो स्थिति है वो वृत्त के समान हो जाती है, कुछ कुछ वृत्त के समान हो जाती है, इसलिए हम वृत्तुलित या वृत्ताकार बोलेंगे। और बाकी आ में, ई में, री, ए और आई जो है उसमें स्थिति बदलती नहीं है, इसलिए हम उसको अवृत्ताकार मानेंगे। अ जो स्वर है वह उदासीन है, क्योंकि इसमें औष्ठ की स्थिति में कोई भी अंतर नहीं आता। मित्रों, आगे हम बात करते हैं, एक और जो महत्वपूर्ण बात यहां पर तथ्य है वो ये है, और ये प्रश्न आया हुआ है। देखिए, हिंदी वर्णमाला में एकमात्र स्वर है जिसको हम बोलते हैं, देखो आ, और आ के ऊपर ये इस तरह का आप जो अर्धचंद्र बिंदु देखते हो, जिसमें चंद्र तो है, बिंदु नहीं है। और इनका उपयोग, माने इस स्वर का उपयोग वैदेशिक शब्दों में, जिसको हमने विदेशज शब्द भंडार का, जैसे कॉलेज है, कॉलेज का कॉलेज, डॉक्टर, तो ये तो ओ है हमारा, इस ओ और ऊ के मध्य का उच्चारण है अ, तो ग्रहित स्वर माना जाता है। और ये वाला जो अ है, मेरे मुख की तरफ जब मैं उच्चारण करूं, देखिएगा अ, जो ओ और आ, ऊ, माने ऊ और ओ के बीच की जो स्थिति है, ये जो कि ग्रहित स्वर है। हिंदी भाषा में 5 व्यंजन है जो कि ग्रहित है। ये प्रश्न बहुत बार बार आते हैं, कौन कौन से हैं, मैंने आपको आरंभ में बताया था आज, क, ख, ग, ज और फ, जो अरबी और फारसी के शब्दों में काम आते हैं। और हिंदी भाषा में एकमात्र आ, जिसको हम अ बोल रहे हैं, अ, ये जो स्वर है ये ग्रहित है। और इसका औष्ठों की स्थिति के आधार पर यदि हम अध्ययन करते हैं मित्रों, तो ये जो है कुछ किस में आएगा, बोलो वर्तुलित या वृत्ताकार में आएगा। तो अब ये ध्यान रखना है कि ये वाले जो हैं ये तो वृत्तुलित में आते हैं, ये वाले जो हैं वो अवृत्तुलित या अवृत्ताकार में आते हैं, और अस्वर को हम उदासीन मानते हैं। और ये आपका तीसरा भेद भी स्वरों का पूरा हो गया। यदि आपने इस कक्षा को ध्यान से पूरा सुना तो मैं इस चीज का आपको विश्वास दिलाता हूं कि हिंदुस्तान की किसी भी परीक्षा में आप चले जाइएगा, इस बोर्ड से लिखा हुआ के अतिरिक्त
स्वरों से यदि पूछेगा तो यहीं से पूछेगा, नहीं तो फिर वो झूठा होगा, ये ध्यान रखिएगा। चलिए हम चौथे विभाजन की तरफ बढ़ते हैं। और चौथा जो विभाजन है मित्रों, देखो पहला हमारा उत्पत्ति था, दूसरा हमारा मात्रा था, तीसरा हमारा औष्ठ की जो स्थिति थी उसके आधार पर था। और अब देखिएगा आगे वाला जो है वो है जिह्वा के भाग के आधार पर। जिह्वा माने जीभ, जिह्वा के भाग के आधार पर, जिह्वा के भाग के आधार पर ये चौथा भेद बता रहा हूं मैं। स्वरों का विभाजन हम कितनी तरीके से कर सकते हैं, तो वैसे 8 प्रकार से कर सकते हैं हम। तो ये चौथा भेद जो है, पहला उत्पत्ति, दूसरा मात्रा के आधार पर, तीसरा औष्ठ की स्थिति के आधार पर, फिर जिह्वा की आकृति के आधार पर, औष्ठ की आकृति के आधार पर, और फिर चौथा जो विभाजन है मित्रों वो जिह्वा के भाग के आधार पर। देखिए जब कभी भी हम किसी स्वर का उच्चारण करते हैं तो सबसे, कोई भी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो सबसे ज्यादा योगदान यदि किसी का होता है तो वो किसका होता है? जिह्वा का होता है। लेकिन जिसका योगदान होता है उसको हम कहीं सम्मिलित नहीं करते। देखो जिह्वा से किसी वर्ण का उच्चारण होता है, ऐसा आपने कभी नहीं पढ़ा होगा। लेकिन यदि जिह्वा नहीं हो तो व्यक्ति जो है केवल प वर्ग के अतिरिक्त कोई भी वर्ण नहीं बोल सकता। जिस व्यक्ति के जिह्वा नहीं है वो प वर्ग के अतिरिक्त अ आ इ ई ये स्वर और प वर्ग के अतिरिक्त कुछ भी नहीं बोल सकता। और जिसके औष्ठ नहीं है वो बाकी सब बोल सकता है, लेकिन वो प वर्ग का उच्चारण नहीं कर सकता, ये ध्यान रखना। और ऐसे ही परीक्षा 2010 में प्रश्न भी आया था कि यदि किसी के औष्ठ कटे हुए हो या निचला औष्ठ यदि किसी का काट दिया जाए तो जो है किस वर्ण का उच्चारण नहीं कर सकता। तो प फ वाला जो लाइन है, प वर्ग पूरा जो है औष्ठ के बिना उच्चारित नहीं होता। खैर हम बात कर रहे हैं जिह्वा के भाग के आधार पर। देखो यदि ऐसा मान लो कि ये जिह्वा है, ये जिह्वा है, थोड़ी लंबी हो गई, बड़ी हो गई, लेकिन कोई नहीं। तो ये जो है इसका जिह्वा मूल, ये नीचे जो है हमारे कंठ की तरफ जो है, इस तरह से, मुझे थोड़ा चित्र बनाने में थोड़ा गड़बड़ होता है। अब देखो इसको 3 भागों में बांट लेते हैं। एक तो अग्र, ये अग्रभाग है, ये वाला जो है वो मध्य भाग है, और ये वाला जो है वो पृष्ठ भाग है। मानी हमने जिह्वा के आधार पर किस प्रकार से इसका हम विभाजन करते हैं स्वरों का। हम बात कर रहे हैं जिह्वा के भाग के आधार पर स्वरों के कौन कौन से भेद हो सकते हैं। तो ये आपके समझ में आ गया होगा कि यहां पर मैं 3 भेद करने वाला हूं। एक तो अग्र करने वाला हूं, दूसरा कौन सा है? मध्य, और फिर क्या है? पृष्ठ। चलो आओ कि हम पहले इसका उच्चारण कैसे करें। मित्रों यदि हम सूक्ष्म दृष्टि से देखेंगे तो पहले मैं आपको अभ्यास करके बता देता हूं। हमारा विद्यार्थी क्या करता है? रटने बैठ जाता है। और रटने में क्या होता है, जब परीक्षा आती है तो परीक्षा वाले दिन जो है सब रटी रटाई जो चीजें हैं, मेरा ऐसा मानना है कि वो व्यक्ति उसको भूल जाता है, विस्मृत हो जाता है। तो हमें रटना नहीं, सीखने पे ज्यादा बल देना चाहिए। देखिए पहले मैं बता देता हूं कि जब अ बोलते हो, देखो जिह्वा को ध्यान से, यदि आप ध्यान से सुनोगे तो अ जब बोलते हो तो जिह्वा का जो मध्य वाला भाग है वो सक्रिय हो जाता है। अ यदि आप ध्यान से बोलोगे तो आपको समझ आएगा कि जो ये जिह्वा है, यदि इसको मैं जिह्वा मान लूं तो ये मध्य वाला जो भाग है यहां से ध्वनि निकलती हुई सुनाई दे रही है अ। अब देखो अ के बाद में जैसे ही मैंने आ बोला तो आ जो है, देखो बोल के बताता हूं, आ तो आ किस में आ गया? बोलो पस में आ गया। मानी आ जो है वो पश्च है। अब देखो अ बोला, आ बोला, अब इसको क्या करना हमें? अ लिखा अग्र में और आ लिखा पश्च में। अ इधर लिख दिया, यहां से शुरू करो आ, फिर यहां पर आगे देखो क्रम से क्या कर लो? ई, 2 इधर लिख दो, 2 इधर लिख दो, उ और उ, फिर एक इधर लिख दो री, या री को एक बार छोड़ दो। फिर क्या करेंगे? ए, देखो अ आ, उ अ आ, ई उ, री को छोड़ रहा है हम, और ए आई, और इधर क्या बच गया? इधर भी 2 लिख दो तो ओ और औ, और पीछे क्या बच गया था? री। माने कि हम ऐसे समझ सकते हैं कि अ सबसे प्यारा है, सबसे लाडला है, इसलिए अ को हमने बीच में ले लिया। 5 भाई इधर हो गए, 5 भाई इधर हो गए, तो टोटल कितने हो गए? 11 हो गए। मित्रों अ जो है वो मध्य स्वर है, औष्ठों की स्थिति के आधार पर ये उदासीन स्वर है। इधर मैं आपको एक मात्रिक बता चुका हूं, उधर मूल स्वरों में आता है। और वैसे कहते हैं
कि अक्षरेषु अकारो अस्मि अहम। भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा कि जैसे अ की सत्ता सर्वत्र होती है, वैसे ही जैसे अक्षरों में अ की सत्ता सर्वत्र होती है, वैसे ही मेरी सत्ता भी सर्वत्र है। तो खैर, ये मध्य स्वर में हमने अ ले लिया। फिर मैंने आपको समझाया कि इसको याद करने का तरीका क्या है। तो देखिएगा, इसको ऐसे मान लें, यहां पर अ लिख लें, ये अग्र है, ये मध्य पश्च है, यहां अ लिखें या फिर आ लिख दें। उसके बाद में शुरू हो जाए, दो इधर लिखें ई ओ ऊ, फिर री को छोड़ दें, ए आई ओ औ, और फिर री, मानी 5 इधर आ गए, 5 इधर आ गए। तो ये इस दृष्टि से इनके जो है कितने भेद हो गए बोलो, 3 भेद हो गए, अग्र मध्य और पश्च। चलिए आगे बात करता हूं मैं। अग्र स्वर कौन कौन से हैं बोलो, अग्र लिख देता हूं, फिर मैं मध्य, और फिर क्या है बोलो पश्च। ये 3 भेद हो गए। किसके आधार पर हुए ये, जिह्वा के भाग के आधार पर। तो मध्य में मैं सबसे पहले क्या लिख दूंगा, अ, फिर क्या बताया था मैंने, पश्च में क्या लिखूंगा, आ, फिर इधर क्या लिखूंगा, ई और ई। मैं केवल आपको याद करने का ट्रिक दे रहा हूं, ई और ई। फिर इधर क्या लिख देंगे पश्च में, उ और ऊ। इधर क्या लिख देंगे हम अभी, ए और आई, ए और आई। इधर भी 2 जोड़ दो, ओ और औ, और इधर क्या जोड़ दो, री। तो ये यहां पर कितने हो गए बोलो, 5। यहां पर कितना हो गया, 1, और यहां भी कितने हो गए, 5। मानी कितने स्वरों का, 11 स्वरों का हिसाब मैंने आपको दे दिया है। जिह्वा के भाग के आधार पर जो है, इस प्रकार से हमें ध्यान रखना है। 5 यहां पर आते हैं, एक अ मध्य में आएगा, और जो आ उ ओ औ जो है वो पश्च में आएगा। इसके अतिरिक्त जो हमारा गृहीत स्वर है, उसको भी जिह्वा के भाग के आधार पर यदि आप देखोगे तो उसको पश्च में ही आपको लिखना है। तो मैं लिख देता हूं, कुल संख्या में हम इसको सम्मिलित नहीं करते हैं, हम स्वरों की संख्या 11 ही मानते हैं। फिर से मैं आपको बता रहा हूं, कुछ लोग जो 10 कह रहे हैं, देखो हिंदी में कुछ सिद्धांतों में बड़ा गड़बड़ झाला है। तो हमें जो है व्याख्यान की तरफ नहीं बढ़ना, तथ्यों की तरफ बढ़ना है। और हिंदी वर्णमाला में ये मैं आपको प्रूफ दूंगा कि हिंदी वर्णमाला में संपूर्ण भारतवर्ष में जहां पर हिंदी राजभाषा है और उसका प्रश्न पत्र कहीं भी आए, तो स्वरों की संख्या 10 मत कीजिएगा, 12 भी मत कीजिएगा, 11 कीजिएगा। हाँ, यदि आपसे पूछे कि ग्रहित स्वर कौन सा है, तो डॉक्टर वाला, ऑफिस वाला जो आ है, वो ग्रहित स्वर है। चलिए, ये बात हो गई हमारी, और यहां से हम 5वें की तरफ बढ़ रहे हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है मित्रों। 5वां जो विभाजन है स्वरों का, वो होता है जिह्वा की स्थिति। जिह्वा और तालु, यूं कह सकता हूं, जिह्वा और तालु की स्थिति के आधार पर, जिह्वा और तालु की स्थिति के आधार पर कई बार ये प्रश्न भी, क्योंकि मैं यहां पर खड़ा होकर के यदि इस लॉकडाउन में आप लोगों की मदद कर रहा हूं, मेरा कोई यहां पर स्वार्थ नहीं है, निःशुल्क आपके लिए जो है कुछ मैं सोचता हूं कि आप लोगों को इस समय, जो मेरा ये जो समय है, इसमें मैं आपको कुछ ऐसा पढ़ाऊं जो आपके जीवन में योगदान करे। तो ध्यान रखना, मेरा यहां पर पूरी की पूरी जो दृष्टि है, मैं आपको विद्वान बनाने के लिए नहीं आया हूं, क्योंकि मैं स्वयं भी विद्वान नहीं हूं। लेकिन मैं इतना जानता हूं कि परीक्षा की दृष्टि से क्या महत्वपूर्ण है, ये ध्यान रखो। और मैं यहां पर इस पर खड़ा होकर के मैंने ये संकल्प लिया है कि मैं एक शब्द भी उस तथ्यों के अतिरिक्त नहीं बोलूंगा। जहां पर जो संपूर्ण भारतवर्ष में हिंदी और संस्कृत के मानक रूप को लेकर के जो होने वाली जो परीक्षाएं हैं, उसमें क्या पूछा जाता है, उसी के आधार पर बात करूंगा। दूसरा, मनुष्य होने के नाते यदि मैंने कुछ गलत, यदि बोलने में प्रभाव में बोल भी दिया, तो आप निश्चिंत रहिएगा, मैं लिंक जब देता हूं आपको YouTube का, तो नीचे जाके मैं आपको कमेंट करता हूं कि यहां पर मैंने ये बोल दिया है। क्योंकि जब भी समय मिलता है, इन चीजों को हम वापस सुनते हैं। कि वापस सुनने का मतलब यह है कि आपको जो मैंने बताया उसमें कहीं कोई समस्या तो नहीं है। आपका भविष्य, आपका करियर मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि मैं आपको कोई योग नहीं दे सकूं, तो मैं आपका बुरा करने का कतई अधिकारी नहीं हूं। तो ये ध्यान रखना। कई बार क्या होता है कि जिह्वा की स्थिति के आधार पर पूछ लेते हैं, कई बार तालु की स्थिति के आधार पर पूछ लेते हैं प्रश्न, कई बार जिह्वा और तालु की स्थिति के आधार पर पूछ लेते हैं। एक प्रश्न मैंने देखा था कि मुख के खुलने के आधार पर स्वरों के कितने भेद हैं। मुख के खुलने मानी जब हम वर्णों का उच्चारण करते हैं तो हमारा मुख खुलता है, मुख के खुलने के आधार पर कितने भेद हैं। तो 3 दृष्टियों से हमने विचार किया है। 5वें पॉइंट में जिह्वा और तालु की स्थिति के आधार पर,
मुख के खुलने के आधार पर। मेरे विद्यार्थियों, इसमें आपको ध्यान रखना है। वैसे इसकी थोड़ी प्रक्रिया में यदि हम जाएंगे तो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं आपको सामान्य रूप से बता देता हूं कि आपको करना क्या है। देखिए, एक तो जो है इनको याद रखना है आपको। पहला लिखिएगा आप संवृत, दूसरा लिखिएगा इस समृद्ध के आगे आधा जोड़ दो, मानी अर्ध समृद्ध मानी आधा समृद्ध। देखिए, समृद्ध का अर्थ होता है खुला हुआ और अर्ध समृद्ध का मतलब आधा खुला हुआ। फिर तीसरा जो भेद है मित्रों, वो आता है आपका विवृत का, और चौथा जो भेद है वो आपका आता है अर्ध विवृत का। यदि आपको संस्कृत वाली क्लास याद है और कुछ विद्यार्थी जो संस्कृत और हिंदी दोनों पढ़ रहे हैं, उनके लिए मैंने आपको बताया था कि आभ्यंतर यत्न के दो प्रकार होते हैं। एक तो यत्न के दो भेद होते हैं, आभ्यंतर और बाह्य। और आभ्यंतर के 5 भेद मैंने आपको बताए थे, स्पृष्ट, ईषत स्पृष्ट, ईषत विवृत, विवृत और समृत। तो वह कुछ जरा अलग थे, उनमें आने वाली चीजों को यहां आप अप्लाई कर दिए तो हिंदी में फेल हो जाओगे। हिंदी में मैं स्वरों की बात कर रहा हूं, वहां पर संस्कृत में सारे के सारे स्वर विवृत होते हैं, ध्यान रखना। इसलिए कहते हैं कि हिंदी और संस्कृत का कॉन्सेप्ट कहीं कहीं पर नहीं बल्कि बहुत स्थानों पर अलग अलग है। और परीक्षा की दृष्टि से मैं ये कह रहा हूं क्योंकि आपने कहीं संस्कृत में ये पढ़ रखा होगा कि सभी स्वरों का जो आभ्यंतर प्रयत्न होता है वो विवृत होता है, क्योंकि वहां पर कहा गया है कि विवृतम स्वराणाम विवृतम, विवृत प्रयत्न जो है वो स्वरों का होता है। और फिर अ को हमने समृत माना था प्रयोग दशा में और प्रक्रिया दशा में अ को विवृत माना था, उस बात को भूल जाना। मैं ये बात बीच में इसलिए लेकर आया क्योंकि कुछ विद्यार्थी हैं जो हिंदी और संस्कृत दोनों पढ़ते हैं, ये मैं जानता हूं। चलिए, अब समृत का अर्थ होता है बंद, अर्ध समृत मानी आधा बंद, विवृत का मतलब खुला हुआ, अर्ध विवृत मानी आधा खुला हुआ। मैंने आपको कहा था कि यह प्रक्रिया थोड़ी सी लंबी है। अब ये कैसे आधा खुला हुआ, कैसे बंद, इसको हम क्या करते हैं कि जो हमारा तालु है, तालु और जिह्वा के बीच का जो गैप होता है, कई बार जो है तालु, यदि इसको मैं ऊपर तालु मानूं तो जिह्वा बिल्कुल उसको आकर के बंद कर लेती है, तो वो समृत होता है। जैसे ए, ओ, इस तरह से। तो यहां पर देखो, आपको ध्यान क्या रखना है कि ये 4 भेद हो गए। इसके कौन कौन से भेद हो गए हैं? चलो, समृत जो है, समृत में इसको हमें करने के लिए देखो, यहां से मैं शुरू करता हूं कि आ जो है वो विवृत है। देखो, इधर लिख दो आई और औ, तीसरे से शुरू करना है। इधर आ लिखना है, इधर आई और औ लिखना है, दिमाग में चित्र खींचिएगा। असमृत जो है उसमें देखो, उसका एक घटा दो, ए और ओ लिख दो, बाकी जो भी बच जाते हैं वो समृत हो गए। क्या बच गया साहब हमारा? देखो, एक तो क्या नहीं आया, अ नहीं आया, अ को छोड़ दीजिए एक बार के लिए। देखो, ई, उ और री, मानी ये जो 5 है, कौन कौन से? ई, उ और री, ये समृत है। ए और ओ जो है वो अर्ध समृत है, आ विवृत है, और आई और औ जो है वो अर्ध विवृत है। विद्यार्थियों, इस बात को हमें ऐसे समझना है। देखिए, विवृत का मतलब खुला हुआ होता है। यहां से शुरू करता हूं। जब भी हम कभी किसी चिकित्सक के पास जाते हैं तब क्या होता है? चिकित्सक जाते ही हमें कहता है कि आ बोलो। देखो, पेट में दर्द हो, सिर में दर्द हो, पांव में दर्द हो, चिकित्सकों की एक जो है बात शुरू करने की एक ये जो है बिल्कुल पेट नाम है, वो जाते ही ये बोलता है कि आ बोलो। आ जब हम बोलते हैं तब क्या होता है? हमारा मुख शब्द सर्वाधिक खुला होता है। समझने की दृष्टि से मैं आपको बता रहा हूं, विवृत का अर्थ खुला हुआ होता है। तो 11 स्वरों में आ एक ऐसा स्वर है हिंदी में जिसमें जितना मुख खुलता है उतना किसी अन्य स्वर के उच्चारण में नहीं खुलता। और यही कारण है, आप हिंदुस्तान नहीं, आप कहीं भी चले जाइएगा, कोई भी डॉक्टर ऐसा नहीं कहता आपको कि ई बोलो, ऊ बोलो या री बोलो। वो आपको जाते ही कहता है आ, तो ऐसे याद रखना है। फिर उसके बाद में देखो, अब हमें ध्यान रखना है, अर्ध विवृत माने आधा खुला और अर्ध समृत माने आधा बंद। देखो, ए में ए जब बोलते हैं ए, अब मेरी मुख की तरफ देखो, ए आई, ए के बाद में आई इधर आ गया, मानी इसमें आधा खुला है, आधा बंद है, तो इसमें आधा खुला है। फिर ओ औ, यदि आप अभ्यास करके देखोगे तो देखो,
मैं आपको बताता हूं, आ सबसे ज्यादा खुला है, फिर उसके बाद में हमने बोला ये वाला देखो ए आई, तो ए बोला तो कम है, आई बोला तो ज्यादा है, ओ औ, तो ये अर्धविवृत हो गया। ये समृद्ध मणि मुख जैसा है, स्वाभाविक स्थिति में हम ई बोल सकते हैं। आप मुख की तरफ देखिएगा, ई उ री, और अ जो स्वर है उसको हम इस दृष्टि से अ को हम यहां पर गिनते हैं क्योंकि वो अर्ध समृद्ध है। संस्कृत में वो समृद्ध है, लेकिन हिंदी में ए जो है, अ जो है उसको क्या माना है, अर्ध समृद्ध अ। इस तरह से हमें ध्यान रखना है। चलिएगा, तो ये हमने बात कर ली कि जिह्वा और तालु की स्थिति या मुख के खुलने के आधार पर 4 भेद हो गए। इसको सीखने का तरीका बहुत सरल, 2 याद रखो, समृद्ध और विवृत। इधर आधा माने अर्ध जोड़ दो और विवृत के आगे भी अर्ध जोड़ दो। यहां से शुरू करो, आ लिखो, इधर आई और औ लिखो, दूसरे में ए और ओ लिख दो, बाकी जो बच गए हैं वो किस में आ जाएगा, समृद्ध में आ जाएगा। तो ये जिह्वा और तालु के आधार पर हो गया। तो ये हमारा जो भेद था ये समाप्त होता है। अब मित्रों आगे के जो भेद हैं ये देखिएगा, छठा जो भेद है वो स्वरों का। देखिए, पहला उत्पत्ति, दूसरा मात्रा, फिर औष्ठाकृति, जिह्वा का भाग, जिह्वा और तालु की स्थिति। अब हम छठे भाग की बात कर रहे हैं कि छठा विभाजन हम कैसे कर सकते हैं। तो ऊपर वाले को मैं मिटा देता हूं, ये देखिएगा, छह नंबर लिख रहा हूं मैं, और वो ये है कि जाति के आधार पर, जाति के आधार पर स्वरों में भी जाति होती है। जाति का अर्थ यहां पर कुछ और है, जाति के आधार पर। तो जाति के आधार पर स्वरों के 2 भेद हैं। पहला जो भेद है उसको हम बोलते हैं सवर्ण या सजातीय। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत सरल है, लेकिन परीक्षाओं में आता है, सवर्ण या सजातीय। और दूसरा जो भेद है मित्रों उसको हम बोलते हैं, सवर्ण का उल्टा क्या हो जाएगा, असवर्ण, और सजातीय का विलोम क्या हो जाता है, विजातीय। ये भेद जो है आपके, ये जाति के आधार पर है, सवर्ण या सजातीय, असवर्ण या विजातीय। अब सवर्ण का मतलब क्या है? यदि आप, पहली बात तो ये पूछा नहीं जाता कि सवर्ण कहते किसे हैं, लेकिन बाय द वे कोई बड़ी परीक्षाओं में या पूछ भी लिया जाए तो ये ध्यान रखना, घबराना नहीं है। मैं एक परिभाषा बता रहा हूं, जिस स्वर का उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न, फिर बोल रहा हूं, जिस स्वर का उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न जिस वर्ण के समान होता है, परस्पर उन्हें हम सवर्ण कहते हैं। संस्कृत वाले विद्यार्थी जरूर जानते होंगे, एक सूत्र है तुल्यास प्रयत्नम सवर्णम, माने कि किसी वर्ण का उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न यदि समान होता है तो उसको हम सवर्ण बोलते हैं, सजातीय। और जिस वर्ण का उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न अलग अलग होता है वो विजातीय या असवर्ण कहलाता है। सीधी सीधी यदि बात करूं तो देखो, जो दीर्घ संधि में 3 काम आते हैं ना, परस्पर अ और आ, ई और ई, और उ और उ, ये यदि जोड़े से लिखे हुए हैं और जोड़े से लिखे हुए आए हैं परीक्षा में तो ये सवर्ण या सजातीय है। बाकी कोई भी जोड़ा जो बनेगा, संस्कृत में री और री को भी सवर्ण माना जाता है, री और री को भी सवर्ण मान लिया जाता है। हिंदी में भी कई बार संस्कृत की चीजें पूछ ली जाती है तो वो हमें ध्यान रखना है। और री को भी माना जाता है संस्कृत में तो, लेकिन हिंदी में री का तो कोई नाम ही नहीं है। री वाला संदेह है, हमें खुद को ही नहीं पता कि हम री को माने कि नहीं माने, हिंदी वालों को। इसलिए ध्यान रखो, ये 3 जो जोड़े हैं अ आ ई, देखो इनका उच्चारण स्थान कंठ है, इसका तालु है, इसका औष्ठ है, इसका मूर्धा है। और आभ्यंतर प्रयत्न संस्कृत की दृष्टि से देखें तो सभी स्वर जो है वो विवृत में आते हैं। इसलिए हिंदी ने कहीं तो संस्कृत का सिद्धांत स्वीकार किया, कहीं पर उसको नहीं भी किया। परीक्षा की दृष्टि से यदि मैं बात करूं तो वहां पर प्रश्न कैसा आएगा, ये भी मैं आप प्रयास कर रहा हूं कि जब आपको वीडियो डालूं तो वीडियो के लिंक में मैं आपको ये चीज दे दूं कि प्रश्न कैसे कैसे आएंगे। ज्यादा नहीं तो एक वीडियो से 5, 7, 10 प्रश्न जो है बना करके देने की कोशिश कर रहा हूं। असवर्ण या विजातीय, बाकी जैसे मैंने आपको कहा, ये पूछा हुआ है कि अ और ई परस्पर क्या है, तो ये असवर्ण या विजातीय होंगे मित्रों, ये ध्यान रखिएगा। इसके अतिरिक्त एक यहां पर ये संदेह है बहुत ज्यादा, ए और आई हम एक आकृति देख करके इनको सवर्ण बना देते हैं, लेकिन ध्यान रखना ये सवर्ण नहीं है। ए और आई ले लो या ओ या औ ले लो,
ये जो है ये सवर्ण नहीं है मित्रों, ये असवर्ण है, ये हमें ध्यान रखना है। मैं बात कर रहा था जाति के आधार पर, सवर्ण या सजातीय, असवर्ण या विजातीय। चलिए 7वां भेद में कर देता हूं आपका नासिका या प्रकृति के आधार पर। प्रकृति के आधार पर, प्रकृति के आधार पर स्वरों का जो भेद है वो कौन कौन से हो सकते हैं? ये बहुत सरल है। पहला भेद जिसको हम बोलते हैं अनुनासिक, अनुनासिक, और दूसरा जो भेद है उसको हम बोलते हैं अननुनासिक। तो अनुनासिक और अननुनासिक, देखो ये सीधी सी बात है जिसको हम आम तौर पर हमारी भाषा में व्यवहार में सरलता के लिए चंद्र बिंदु कहते हैं, और उसका उच्चारण स्थान जो होता है वो मुख और नासिका दोनों होता है। तो ऐसे स्वर जिनका मुख और नासिका से जो बोले जाते हैं वो चंद्र बिंदु होते हैं। ये कौन कौन से होते हैं? आ, ई। अब देखो ये चंद्र बिंदु है तीनों पर, लेकिन यहां पर देखो जब दीर्घ ई आया तब ये शिरोरेखा के ऊपर ये वर्तनी आप दिखाई दे रही है, तो यहां पर ये बिंदु लगा दिया जाता है, फिर माना इसको चंद्र बिंदु जाता है, जैसे ईंट। अनुनासिक कहीं भी आ रहा है तो वो जो शब्द है मित्रों, आप इसको लिख लेना विशेष रूप से। अनुनासिक यदि किसी भी शब्द पर अनुनासिक माने चांद बाबा चंद्र बिंदु है तो वो शब्द 100% जो है तद्भव होगा, और अनुस्वार माने केवल बिंदु वाला जो है वो अनुस्वार वाला आ गया तो वो जो है तत्सम शब्द होगा। ये ध्यान रखना, मैं जब तत्सम तद्भव की जब बात करूंगा तब इसमें, क्योंकि रटने से चीजें नहीं आती, आपको ये समझ में आना चाहिए। इसी तरह से देखो ये रिंग हो गया, ये 11 के 11 स्वर जो है उसको हम अनुनासिक बना सकते हैं, रिंग हो गया। इसी तरह से ये देखो ये ऐ, ये ओ और ये औ। इसमें सीधा सा आपको ध्यान ये रखना है कि ऐसे स्वर जिनके शिरोरेखा के ऊपर वर्तनी लगी हुई है उसमें हम केवल बिंदु का प्रयोग करते हैं, और अन्यथा ये चंद्र बिंदु, ये पूरा चंद्र बिंदु का प्रयोग हम करते हैं। तो यहां पर एक ये बात समाप्त हो गई। इसके अतिरिक्त आपको एक चीज और भी ध्यान रखनी है कि परीक्षा में कई बार क्या होता है कि आपसे पूछा जाता है कि सानुनासिक, और आपने क्या पढ़ा था साहब? अनुनासिक। अब मैंने कहा ना कि हमें तोता नहीं बनना है, अनुनासिक का ही दूसरा नाम हो गया, स उपसर्ग लग गया तो स अनुनासिक, माने जो अनुनासिक सहित है, जो चंद्र बिंदु सहित है, तो अनुनासिक और सानुनासिक एक ही नाम है। अब यहां पर देखो अननुनासिक, एक और बड़ी चीज बता रहा हूं जो मैंने कई बार जीवन में देखा है। होता क्या है कि परीक्षार्थी से परीक्षक पूछता है अननुनासिक, और हम वहां पर पढ़ क्या लेते हैं, इस न को पढ़ते नहीं है और अनुनासिक वाला करके आ जाते हैं। वो आपसे पूछेगा कि अननुनासिक स्वरों का उच्चारण है, तो अननुनासिक माने चंद्र बिंदु जिसमें नहीं है, ऐसे स्वर जिनका केवल मुख से उच्चारण होता है। मुख से उच्चारण कैसे? अ, आ, ई, उ, माने इसमें से ये हटा दोगे चंद्र बिंदु, री, ए, आई, ओ, औ। ये सारे के सारे जो है मित्रों ये अननुनासिक है, माने केवल मुख से जब बोले जाते हैं तो अननुनासिक है, मुख और नासिका दोनों से बोले जाते हैं तो अनुनासिक है, और जब कोई वर्ण केवल नासिका से बोला जाता है तो वो अनुस्वार है। ये ध्यान रखना, तीनों में अंतर हो गया है। मुख नासिका से दोनों से बोला जा रहा था अनुनासिक है, केवल मुख से बोला जाता है तो अननुनासिक है, और केवल नासिका से बोला जा रहा है तो वह अनुस्वार है। ये ध्यान रखना, अनुनासिक और अनुस्वार ये दोनों भिन्न भिन्न पृथक संकल्पनाएं हैं, और इसको लेकर के वर्तमान में हिंदी में बहुत ज्यादा गड़बड़ चल रही है। मैं एक दिन इसके ऊपर निश्चित रूप से एक व्याख्यान में दूंगा जो आपके लिए बहुत उपयोगी होगा। हम सभी की ये महती एक जिम्मेदारी है कि भारत में भाषा को लेकर के कौ नृप हो हमें का हानि वाली स्थिति है मित्रों, हमें उससे थोड़ा सा आगे बढ़ना है। खैर हम जो है यहीं पर वापस आ जाते हैं। इस अननुनासिक को एक और नाम है मित्रों, वो आपसे कभी कभी निरनुनासिक भी पूछ लेता है। तो मैं आपको यह कहना चाह रहा हूं कि अनुनासिक और निरनुनासिक और अनुनासिक और सानुनासिक, ये और ये परस्पर पर्यायवाची है और ये परस्पर पर्यायवाची है। दोनों में से कोई भी देकर के पूछे तो आपको यहां पर संदेह में नहीं जाना है।
मैंने मेरी तरफ से एक 8वां और होता है स्वरों का विभाजन, जो कि उच्चारण के आधार पर होता है। लेकिन उच्चारण के आधार पर मैं स्वरों को अलग नहीं पढ़ाऊंगा। अगली क्लास में मैं व्यंजन और स्वरों का पूरा जो वर्णन जब उच्चारण स्थल पढ़ाऊंगा तो वहीं पर ही आ जाएगा, इसलिए उस भेद को मैं नहीं ले रहा हूं। चलिए, आज की कक्षा के अंदर हमने ये स्वरों का, पहले वर्णों की बात करी थी, स्वर, व्यंजन और अयोगवाह। उसके बाद में स्वरों के विभाजन किस किस आधार पर हो सकते हैं, तो याद रखना, एक तो उत्पत्ति, फिर मात्रा, फिर जिह्वा, फिर औष्ठों की आकृति के आधार पर, जिह्वा के भाग के आधार पर, जिह्वा की स्थिति के आधार पर, फिर हमने जाति और प्रकृति के आधार पर, ये 7 भेद के विषय में हमने बात करी। एक भेद में इसमें छोड़ रहा हूं, जो स्वरों का 8वां विभाजन का आधार बनता है, वो बनता है उच्चारण के आधार पर। जैसे अ, आ जो है उनका कंठ है, ई का तालु है, ऊ का औष्ठ है, री जो है वो मूर्धा है, ए आई कंठ तालु है, ओ औ कंठोष्ठ है। तो इसके बारे में यहां पर मैं बात नहीं करूंगा, एक डायग्राम के माध्यम से आपको उच्चारण स्थल जब समझाऊंगा तब मैं बात करूंगा। आज की जो ये कक्षा थी ये स्वरों को लेकर के थी। और मित्रों, मेरा ऐसा विश्वास है कि आप कोई भी परीक्षा देने जा रहे हैं, चाहे किसी भी स्तर की, आप इनको यदि ढंग से, यदि आपने जो पढ़ाया मैंने उसको यदि कर लिया, तो यहां से कोई भी प्रश्न गलत होने की कोई संभावना मुझे नजर नहीं आती। आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। नमस्ते।